सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज का डेट है 21 अप्रैल और मैं बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स थोड़ा ऐसी फालतू का बस मैं दिखा रहा था इतने लंबे टाइम से। और प्लीज़ यार आप लोग मुझे इग्नोर करना मेरे शक्ल को। मैं टकला हो चुका हूँ। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था पिछले ब्लॉग में कि मैं अपना फेस क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। और फाइनली मैंने रिवील कर दिया कि मैं देखो टकला हो चुका हूँ। देखो बहुत हद तक बाल तो आ ही चुके हैं, देख सकते हो छोटे छोटे से दिख रहे हैं। तो बहुत हद तक बाल आ चुके हैं। मेरे को टकले हुए बहुत लंबा टाइम हो गया बिकॉज होली के एकदम बाद ही मैं टकला हो गया था। अब मैं रीज़न बताता हूँ कि मैं टकला क्यों हो गया। तो उसका रीज़न यही था कि मेरे बालों के अंदर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो चुके थे और डैंड्रफ की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। और ऊपर से तो गर्मी का दिन आ गया था। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार बाल थोड़ा सा पूरे तरीके से ट्रिम कराना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ उससे क्या होता है कि और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। इस वजह से बहुत लंबा टाइम हो गया था मुझे बाल को छिलवाए हुए। तो इसलिए फिर से एक बार मैंने करवा लिया। और लेकिन बहुत भद्दा लग रहा है तो इसी वजह से मुझे टोपी पहनना पड़ा। और हाँ, बाल जल्दी ही आ जाएंगे, मेरे बाल आ जाएंगे, फिर टोपी हटा देंगे। और यहाँ मुझे पिंपल टाइप्स हो गया है, देख सकते हो। इसी वजह से यहाँ पे भी इग्नोर करना, क्या करें। और आजकल मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ थोड़ा सा बिकॉज अब मुझे पतला होना है। तो आपको 6 महीने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे। मैं बहुत हैंडसम बन जाऊँगा। ये जोक नहीं था, ये रियलिटी थी। सच्ची में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, जब होगा तब होगा। बट मेनली ये ब्लॉग मैं क्यों बना रहा हूँ, तो ये सिंपल सा डेली ब्लॉग है। ये ब्लॉग एकदम नेचुरल सा होने वाला है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं कुछ आपको चीज़ें दिखाऊँगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। बिकॉज़ देखो, जैसा कि मैंने बोला था कि मुंडन वाले व्लॉग से पहले एक व्लॉग आएगा, वो यही है। अब इस व्लॉग के बाद आप लोग मुंडन वाले व्लॉग्स देखने वाले हो बिकॉज़ उसके भी मैं बहुत सारे पार्ट्स बनाऊँगा। दिन भर रात भर जो भी होगा आपको सब कुछ दिखाऊँगा। तो सबसे पहली चीज़, बाबू का मुंडन कब है? तो बाबू का मुंडन 26 अप्रैल को है, जो कि अब बस कुछ दिन बाद। ठीक है, तो बहुत मज़े आएंगे। बाबू दिल्ली से यहाँ पे आ रही है, लेकिन ऑफ कोर्स वो अपने ससुराल जाएगी। मतलब बाबू नहीं, डॉली दीदी अपने ससुराल जाएगी। वहीं पे वो लोग जाएंगे, जीजू भी। और फिर वहीं पे सब कुछ होने वाला है, दिन में भी और रात में। तो अच्छे से एक वेन्यू है, यानी कि होटल में एकदम मस्त वाला फंक्शन होगा, बहुत बड़े एरिया में। ठीक है, तो वो सब तो दिन भर की बात है। तो इसीलिए बाबू दीदी और जीजू भी बस 1-2 दिन में आने ही वाले हैं और फिर वो लोग भी वहाँ चले जाएंगे। और फिर उसके बाद जहाँ तक बात है, तो हमारी पूरी फैमिली गैदरिंग होगी ही फिर से। और यहाँ पे एक और स्पेशल कोई आ चुका है, यानी कि हमारी छोटी वाली दीदी, यानी कि जिसकी अभी अभी फ़िलहाल में शादी हुई। और इतने सारे व्लॉग्स शादी के मज़ा आ गया बिल्कुल। डाल के और इतना सारा मतलब व्लॉग्स हुए। और व्यूज़ तो मैंने बहुत कलेक्ट किए, बहुत टाइम भी। तो इसी वजह से वो भी आ चुकी है अभी। और बिकॉज़ ऑफ कोर्स बाबू का मुंडन है, तो उसके लिए यहाँ पे दीदी भी आ चुकी है, छोटी वाली दीदी। तो छोटी वाली दीदी अभी कल ही आई है, कल का यानी कि 20 अप्रैल को आई थी। और अब वो यहाँ पे फिर देखो कब जाती है अपने ससुराल वापस। बिकॉज़ यहाँ पे दीदी को अब जब शुभ दिन होगा तब भेजा जाएगा, शुभ दिन पंडित जी से दिखा के, ऐसा कुछ होता है। तो इसी वजह से अब वो कब जाएगी मुझे तो नहीं पता। बट दूसरी चीज़ कि यहाँ फिर से बकर किए जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ इग्नोर करना चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड पे कर लेना। और हाँ, यहाँ पे जो हमारे जीजू हैं, यानी कि छोटे वाले जीजू, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं बस 1-2 दिन में। तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे और हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे जुट के और फिर एक साथ धमाल मचाएगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे छोटी वाली दीदी तो अब कुछ टाइम तक रहेगी फिर से, तो उसको मैं फिर से दिखाई दिया करूँगा 1-2 बार। और अब तो उसकी शादी हो गई है, तो वो तो व्लॉग में बहुत ज़्यादा आएगी और छोटे वाले जीजू को भी दिखाया जाएगा। ठीक है,
तो गाइस बाबू के मुंडन के प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन भी आज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे खाने का लिस्ट फिर से तैयार हो चुका है इतना सारा खाना जो कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और उसके बाद साथ ही साथ एक बहुत सुंदर सा वेन्यू यानी कि एक होटल है हमारे सिटी का बेस्ट, और उसी के बाहर वाला जो पूरा ग्राउंड वाला एरिया वहीं पे होगा। वो एक हॉल टाइप्स मैरिज हॉल है और उसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है। मीन्स इन शॉर्ट अगर बात करें तो जहाँ पे हमारे बड़ी वाली दीदी की सगाई हुई थी, मैंने अभी कुछ टाइम पहले व्लॉग भी अपलोड किया था उससे रिलेटेड, तो आप लोग देख सकते हो वहीं पे होने वाला है बाबू का मुंडन बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से। शाम को एक बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन होगा जिसमें कि नाच गाना खाना पीना सब कुछ होगा, तो वो सब होगा। बहुत सारे लोग आएंगे सिटी के विलेज के सब। लेकिन सुबह क्या होगा, तो सुबह में सिंपल सा ही रहेगा, ज़्यादा कुछ ऐसे ऑथेंटिक या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप्स नहीं होगा। बिकॉज देखो सुबह के टाइम जैसे कि आप लोग मुंडन में जानते होंगे कि गंगा जी के यहाँ जाया जाता है और ऑफ कोर्स वहाँ पे नदी के पास जाके बाल कटता है। और जैसे कि मेरा हुआ था या फिर सबका होता है जर्नली बाल कटता है और फिर वहाँ पे भी लोग जुटते हैं, सब कोई जाता है, वहाँ पे भी खाना पीना होता है, पूजा पाठ है सुबह का सब कुछ, कीर्तन वीर्तन। बट वो वाली चीज़ नहीं हो रही है बिकॉज देखो एज़ पर दी प्रथा जो कि सालों से चली आ रही है हमारे डॉली दीदी के ससुराल में, यानी कि वहाँ वो जो गांव है ना वहाँ उनके हिसाब से यानी कि दीदी के सास के हिसाब से जनरली ये वाली चीज़ नहीं होती है ऑफ दी गर्ल्स। तो क्या करें, ये बकवास प्रथाएं ख़त्म नहीं होती हैं हमारे इंडियन सोसाइटी से, तो कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। बट जो है वो तो अब मानना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोर्स हमारी फैमिली थोड़ी सी स्पिरिचुअल है, ठीक है ना, स्पिरिचुअल है। और फिर बेसिकली बात करें तो वो चीज़ नहीं होती है, तो बाबू का वो वाला चीज़ नहीं होगा। लेकिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट तो होगा, क्योंकि होगा क्या कि सुबह के टाइम पे हम लोग वहाँ पे जाएंगे और काली जी का कोई मंदिर है वहाँ, वहीं पे सब कुछ अच्छे से पूजा पाठ होगा, बाबू का बाल वाल कटेगा, वही सब होगा। तो वो सब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा ही, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात बहुत ही ज़्यादा बतानी थी आपको ज़रूरी, कि अगर लोगों को कन्फ्यूजन रह गया तो ये बस। अब नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, जहाँ तक मैं बात करूँ कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपने घर का होम टूर दूंगा बहुत टाइम पहले जब रेनोवेशन चल रहा था। तो देखो होम टूर मैं अब नहीं देने वाला बिकॉज देखो शादी के दौरान जितने भी मैंने व्लॉग्स बनाए, तिलक हो या फिर मेहंदी हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे ऊपर से नीचे पूरा छत, पूरा नीचे डॉक्टर वाले क्लिनिक से लेकर सब कुछ तो मैंने आपको दिखाई दिया था, तो फिर से क्यों रिपीट करना फालतू में। और एक चीज़ बस हाँ आपको रह गई है दिखाना, जो कि अभी अभी नई नई बनी है और अच्छे से थोड़ा सा वहाँ पे भी रेनोवेशन हुआ है, मेरा स्टडी स्पेस, यानी कि जो मेरा एक टाइप से स्टडी रूम भी कह लो, बट दैट्स नॉट अ रूम बट स्टडी स्पेस रेफरिंग इज़ मोर बेटर। बिकॉज देखो मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ वो पूरा स्पेस, और इतना ज़्यादा सुंदर हो चुका है ना वो, तो मेरे पढ़ाई करने की जगह तैयार हो चुकी है, उसका मैं थोड़ा सा टूर दे देता हूँ आपको, और कोई चीज़ मैं नहीं दिखाने वाला, ठीक। फिर उसके बाद द थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मैं लगातार बोले जा रहा हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें बताए जा रहा हूँ जो कि मैंने इतने महीनों से दबाए रखी थी। बिकॉज सोचो पिछले 2 महीने से मैं शायद अच्छे से व्लॉगिंग नहीं किया हूँ, शादी के बाद से तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था लाइक मैंने, और लेकिन अब फाइनली वापस से बकर करने को मिला है। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स इसके बाद से मुंडन, और मुंडन के बाद से फिर मुझे नहीं पता कि मैं कब व्लॉगिंग करने वाला हूँ, बिकॉज उसका रीज़न सेम है कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि अब मैं व्लॉगिंग छोड़ दिया हूँ, बहुत हद तक मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही दिखाऊँगा। तो मुंडन के बाद से मुझे नहीं पता कि कौन सी अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद होने वाली है, क्या पता अब डायरेक्ट छठ हो, तो इसी वजह से इसीलिए आप लोगों को बहुत अब लंबे लंबे वेट्स करने पड़ेंगे, तो इसीलिए आजकल डाल रहा हूँ, तो देख लिया करो, नहीं तो बाद में फिर अफसोस करोगे कि कहाँ एक ब्लॉगर था, कितने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालता था। तो देखो ये बताना था कि जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे बिल्डिंग का गृह प्रवेश भी होने वाला है अप्रैल में, तो वो चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो चुकी है।
यानी कि हमारे बिल्डिंग का जो गृह प्रवेश है वो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, जो कि डन हुआ था कि अच्छे से फंक्शन होगा, और मैं उसी टाइम आप लोगों को उसका पूरा टूर दूंगा। सबसे पहले टूर की बात करें तो टूर मुझे वैसे भी नहीं देना था, बिकॉज देखो टूर बाहर का हो या अंदर का हो मैंने अच्छे से आपको दे ही दिया है कई बार, चाहे वो हल्दी कुटाने वाले व्लॉग्स हों या फिर दिवाली वाला व्लॉग हो, उस सब में मैंने आपको बिल्डिंग दिखाया है अच्छे से। ठीक, तो टूर की तो बात ही छोड़ दो। फिर उसके बाद गृह प्रवेश के फंक्शन की जहाँ तक बात है, वो यहाँ पे अभी के लिए क्या पता कैंसिल हुआ है, बाद में चल के आगे आने वाले टाइम में हो, एज पर पापाज थ्योरी, बिकॉज अभी के लिए नहीं हो रहा है। उसका तो यहाँ पे यही रीज़न है कि अभी फ़िलहाल में शादी हुई, फिर मुंडन हो रहा है और इतने सारे फंक्शंस वैसे भी बहुत हैवी हो जाएंगे, तो इसी वजह से इतना हैवी भी नहीं करते हैं, अभी के लिए रहने देते हैं। हाँ, बट यहाँ पे चांसेस अभी भी हैं, पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं कि यहाँ पे फ्यूचर में कभी होगा गृह प्रवेश वाला फंक्शन। तो जब होगा तो मैं आपको नहीं दिखा देंगे, और नहीं होगा तो फिर नहीं दिखाएंगे, सिंपल। और गाइस द लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं अब आपसे बात करने जा रहा हूँ कि अब मैं क्लास 11th में प्रमोट हो चुका हूँ, यानी कि अभी के लिए फ़िलहाल मैं क्लास 11th में प्रोविजनल एडमिशन के साथ आ चुका हूँ सेम स्कूल में, यानी कि फिर से CISCE बोर्ड, यानी कि हमारा टफेस्ट बोर्ड, यानी कि ICSC पॉपुलरली इसको कहते हैं, बट अब क्योंकि मैं 11th-12th में हूँ तो उसको ISC रेफ़र किया जाता है, ठीक है। 9th-10th को ही ICSC कहते हैं, बट अब यहाँ पे ISC हो चुका है, बट बोर्ड का तो नाम CISC ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली बात करें तो मैं अभी तक क्लास 10th में था, जैसा कि आपने देखा बोर्ड्स के टेंशन में मैं बिल्कुल पागल हो चुका था। लेकिन अब यार बोर्ड्स ख़त्म हो गए तो 10th की इतनी याद आ रही है, बिकॉज सारे जितने भी हमारे क्लासमेट्स थे ना, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सबने स्कूल छोड़ दिया यार। मतलब क्लास इतनी खाली हो चुकी है 11th की, कोई भी अब स्कूल में है ही नहीं, बचा ही नहीं बिल्कुल। मतलब ऑफ कोर्स हैं अभी भी 20-30, बट सोचो 120-40 में कितना अंतर है और अब कितना अंतर है। बहुत याद आ रही है, बहुत मज़े किए 10th में, बट कोई नहीं, अब तो 11th में आ चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं क्लास 11th में अभी मैं आ चुका हूं, और मैं सेम उसी स्कूल में हूं जिस स्कूल में अभी तक मैं पढ़ा रहा था, और ऑफ कोर्स नर्सरी से मैं उसी स्कूल में पढ़ते आ रहा हूं, और अब 11th और 12th भी वहीं पे पढ़ूंगा, लास्ट के स्कूल के फेजेस। तो यहाँ पे बात करें तो 11th में मैंने कौन सा स्ट्रीम चूज़ किया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को मैंने बहुत टाइम पहले ही दे दिया है, और बहुत आपको ऑब्वियस सा आंसर है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड जोग्राफी। तो इस वजह से मैंने ऑफ कोर्स चूज़ किया। और हाँ, आगे जो मेरा करियर है या फिर मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो सब भी एज़ पर रिलेटिव टू दीज सब्जेक्ट्स ही होने वाले हैं। बिकॉज देखो, जिस सब्जेक्ट में आपका लाइक इंटरेस्ट नहीं रहता वो लेके फिर कोई फ़ायदा नहीं। देखो, मैथ में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं ले सकता था, तो उसका ऑप्शन आउट हो गया। दूसरा बचा कॉमर्स आज तक मैंने कभी पढ़ा नहीं, और मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वजह से वो भी आउट हो गया। फिर तीसरा बचा हमारा बायोलॉजी, जैसा कि आपको मैंने दिखाया है कि मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, और हिस्ट्री के बाद वही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स आते थे। बट दिक्कत क्या थी ना यार, कि बायोलॉजी अगर मैं लेता तो मुझे डॉक्टर नहीं बनना, बिकॉज MBBS देन और भी आगे कुछ होते हैं ना, वो MS एंड मैनी थिंग्स, तो वो सब भी मेरे से नहीं हो पाता। मुझे पता नहीं क्यों वो अंदर से एक फीलिंग नहीं आ रही थी। और अगर मान लो सब रेडी भी हो जाता तो उसके साथ दो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनका नाम है फिजिक्स केमिस्ट्री एक बार को अच्छा है, चलो कर लेंगे, बट फिजिक्स में तो मैथ है, यानी कि न्यूमेरिकल, वो तो बिल्कुल नहीं होगा मेरे से। बोर्ड में फिजिक्स के पेपर ने मेरा हालत ख़राब कर दिया था, तो इस वजह से वो भी ऑप्शन आउट हो गया। तो मेरा लास्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन, जो कि मेरा फेवरेट, मेरा पैशन कह सकते हो, मेरा करियर कह सकते हो, और जिसमें कि मेरा इंटरेस्ट हाई लेवल का था, और ऑफ कोर्स उसमें मुझे अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, परसेंटेज भी मेरे अच्छे आएंगे, और सबसे बड़ी बात, उससे मुझे बहुत हद तक नॉलेज मिलता है। तो इसी वजह से मैंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया है, यानी कि आर्ट्स। इसमें कि मेरे सब्जेक्ट्स का चॉइस है, ऑफ कोर्स 5 सब्जेक्ट रहते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि ऑफ कोर्स हमारा जो 10th तक सिविक्स था, और फिर उसके बाद तीसरा हो चुका है हमारा सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी एज अ न्यू सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है हमारे लिए, बिकॉज सोशियोलॉजी की बुक मैंने अभी नई देखी है, समझ में उतना नहीं आ रहा है, बट हाँ ऑफ कोर्स पढ़ेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लेगा समझने में, बिकॉज सोशियोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी को थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स
कुछ टाइम बाद 1-2 महीने बाद मैं सब कुछ समझ जाऊँगा और सोशियोलॉजी भी मेरा अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा। एटलीस्ट मैथ की तो तरह नहीं है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी से कई गुना, सोशियोलॉजी कई गुना मैथ से बेटर है। तो सोशियोलॉजी तीसरा, फिर उसके बाद चौथा है हिंदी। ऑफ कोर्स मैंने हिंदी चूज़ किया है। हिंदी तो अच्छा सब्जेक्ट है, बचपन से पढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड पाँचवा इज़ द इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट, जो कि हमारे में लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो इंग्लिश तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश पढ़ लेंगे, शॉर्ट स्टोरी, पोएम, ड्रामा तीनों। वैसे ही हिंदी का भी शॉर्ट स्टोरी, पोएम, ड्रामा तीनों पढ़ लेंगे। और फिर उसके बाद अब आप लोग पूछोगे कि जब मेरा ज्योग्राफी फेवरेट था तो मैंने ज्योग्राफी क्यों नहीं लिया सोशियोलॉजी की जगह। तो देखो मेरे स्कूल में अभी नया नया ये ह्यूमैनिटीज़ नाम का स्ट्रीम आया है और मतलब आर्ट्स अभी इंट्रोड्यूस हुआ इसी साल से, जिस साल से मैं लेना चाहता था। खुशी देख रहे हो, बिकॉज इसी स्कूल में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और मैंने सोचा था कि ये स्कूल छोड़ के किसी दूसरे सीबीएसई स्कूल में जाएंगे, बिकॉज जब ऑप्शन ही नहीं है तो फिर कैसे लेंगे। लेकिन सोचो कि इसी साल मैं जिस दिन छोड़ने वाला था आ ही गया, तो इसी वजह से फिर मैं निकला नहीं, रह गया। और लेकिन बस दिक्कत यही थी कि इसमें क्योंकि ये नया नया है तो अभी उतने सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं है, तो ज्योग्राफी नहीं आया। एट द प्लेस ऑफ ज्योग्राफी सोशियोलॉजी था, तो इसी वजह से मुझे मजबूरन सोशियोलॉजी लेना ही पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था। बट कोई दिक्कत नहीं है, सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे फ्यूचर करियर में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सोशियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो इस वजह से सोशियोलॉजी तो मुझे बाद में पढ़ना ही था, तो अच्छा है अभी ही पढ़ लेते हैं। ज्योग्राफी की जहाँ तक बात है तो ज्योग्राफी की बुक मैंने एक्स्ट्रा में ऑर्डर की और ज्योग्राफी भी मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब मेरे पास 5 सब्जेक्ट तो हैं, बट एक 6th एडिशनल सब्जेक्ट भी मैं ऐसे घर पे पढ़ रहा हूँ, जिसका मैं घर पे ही एग्ज़ाम भी दूंगा, खुद से कॉपी भी चेक करूँगा। यानी कि एक टाइप से ज्योग्राफी भी मेरा सब्जेक्ट है 11th-12th में, बिकॉज ज्योग्राफी को भी मुझे बिल्कुल सीरियसली लेना है, बिकॉज ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बस हो गया, बस यही बोलना था। और हाँ, एक्साइटमेंट तो बहुत है कि 10th का रिज़ल्ट में क्या होने वाला है, कितना परसेंट आएंगे, कैसे मार्क्स आए होंगे हर एक सब्जेक्ट में। बहुत टाइम बीत गया है, देखो अब मई में तो आ ही जाना चाहिए रिज़ल्ट। हर साल आ जाता है, तो देखो कब तक आता है, लेकिन जब भी आएगा आपको मैं दिखाऊंगा कितना परसेंट आया और कितने मार्क्स आए। तो आप लोग भी वेट करना और जुड़े रहना, और इस व्लॉग में भी एंड तक जुड़े रहना। देखो क्या होता है मेरा, तो चलो वो तो फ्यूचर की बात है, देखा जाएगा। जो भी होगा अच्छा होगा, ख़राब परसेंट भी आए कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। अरे भाई सिंपल सी बात है, ख़राब परसेंट का मतलब ये नहीं है कि 50-60 वो सब आए। आई एम नॉट सेइंग दैट। ऑफ कोर्स ख़राब परसेंट का मतलब होता है 75-70 ऐसे। 80-85 अगर नहीं भी आ पाया कोई दिक्कत नहीं है, 12th में फिर से कोशिश करेंगे। आगे अभी बहुत सारे चांसेस हैं स्कोर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी होना होगा, मैं तो यही प्रे कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे परसेंट आए। बट अब जो भी हुआ होगा देखा जाएगा, ठीक है, और आपको भी दिखाया जाएगा। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स आगे से मैं और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा, बिकॉज आप लोग जैसा कि जानते थे कि मैं क्लास 8 तक गधा था, 8 तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन 9 से ही फिर शुरू किया हूँ पढ़ाई करना। तो इसी वजह से थोड़ा सा हार्ड है ना मेरे लिए, समझो बात को थोड़ा। तो देखो गाइस, मैं हॉल की ही बात कर रहा था, इसी का एक टूर देना आपको रह गया था। देख लो आप लोग, ये हॉल पूरा का पूरा हमारा हॉल। इसको मैंने पहले भी कई बार दिखाया है व्लॉग्स में, लेकिन अब ये थोड़ा सा आपको चेंज्ड लग रहा होगा, बिकॉज देख लो, पहले मेरा स्टडी टेबल, चेयर, यही वाला चेयर था, यहाँ पे था, और एक छोटा सा बोर्ड था टूटा फूटा सा, और मैं यहीं पे पढ़ाई किया करता था 9th और 10th में। फिर अब क्योंकि मैं अब एडवांस हो चुका हूँ, 11th-12th पे जा चुका हूँ, और मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी है, इसी वजह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अब नया स्टडी स्पेस मेरा तैयार हो चुका है यहाँ पे। मतलब वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया और अब मैं यहीं पे पढ़ाई करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये देखो मेरा स्टडी टेबल तो सेम है वही वाला। यहाँ पे देखो पेन स्टैंड, यहाँ पे कई सारे मैंने इंक्स रखे हैं, मार्कर्स रखे हैं, चौक रखा है, और देख सकते हो स्केच पेन्स हैं। ओके, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डस्टर है और हमारे मार्कर्स और भी कुछ, और साथ ही साथ मैं एक बुक इंग्लिश की प्रिज्म एंड रिडॉप्सी यानी कि पोएम्स एंड स्टोरीज़ की वाली बुक्स यहाँ पे मैंने रख रखी है। देखो थोड़ा सा दिखाएं आपको, ये देखो, चलो ये हो गया। फिर उसके बाद इधर देखो नीचे यहाँ पे डायरीज़ हैं,
इम्पॉर्टेंट कुछ नोट्स बनाने के लिए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला ज्योग्राफी की बुक मैंने एक्स्ट्रा में रख रखी है पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सारी कॉपीज़ हैं और यहाँ पे सारे हमारे बुक्स, ये देखो न्यू वाले बुक्स, ये देखो क्लास 11th की ज्योग्राफी। फिर उसके बाद ये हिंदी स्टोरी पोएम एंड ड्रामा यानी कि आषाढ़ का एक दिन। फिर उसके बाद और हाँ गद्य संकलन और काव्य मंजीरी जो कि स्टोरी पोएम का नाम है। फिर उसके बाद ये देखो मैकबेथ की दोनों बुक्स, ये मोटी मोटी सी मैकबेथ की बुक, ये देखो। और ये सोशियोलॉजी की बुक, सोशियोलॉजी की बुक आपको छोटी सी लग रही होगी लेकिन बहुत हार्ड है यार, मतलब थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है ना, इस वजह से हार्ड लग रहा है। बट हाँ ऑफ कोर्स अब पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। ये देखो इतनी बुक्स हैं अभी, और ये और बस ये। और फिर उसके बाद ये देखो हमारा वाइट बोर्ड, एक न्यू सा वाइट बोर्ड जो कि यहाँ पे एकदम अच्छे से हैंग हो चुका है, ये देखो टंग चुका है। और यहाँ पे टॉपिक का नाम भी मैंने लिख रखा है जो कि अभी मैं रिसेंट में पढ़ रहा था, एंथ्रोपोलॉजी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जो कि सोशियोलॉजी का भी पार्ट है। ये देखो ये बोर्ड है वाइट बोर्ड, और इसके पीछे ग्रीन वाला हिस्सा भी है ग्रीन बोर्ड तो दोनों बन सकता है, ये देखो। तो बस यही दिखाना था आपको गाइज़, यही था मेरा स्टडी स्पेस जहाँ पे मैं आजकल पढ़ाई कर रहा हूँ कुछ दिनों से। और क्लास 11th की अब प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे बस 2 बुक्स और बची हैं जो कि है हिस्ट्री की और पॉलिटिकल साइंस की। वो बुक अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है, बट हाँ 1-2 दिन में वो भी बुक आ जाएगी। तो वही है, मेनली आपको यही सारी बुक्स दिखाना इंटेंशन नहीं था। बुक्स तो आप लोग वैसे भी जानते ही होंगे, बुक्स तो मैंने वैसे थोड़ी मोड़ी ऐसे ही दिखा दी, बट मेनली ये देखो। और हाँ यार सॉरी चेयर भूल गया मैं, चेयर, अरे मेरा प्यारा सा नया चेयर, ये देखो न्यू चेयर। ये देखो गाइस, ये मेरा न्यू चेयर जो कि मेरे को पापा ने गिफ्ट किया। क्यों गिफ्ट दिया तो बताता हूँ गाइस। पापा ने मुझे ये जो न्यू चेयर है वो एज एन 10th का गिफ्ट मुझे दिया, यानी कि 10th का भी रिज़ल्ट नहीं आया बट गिफ्ट पहले मिल गया। बिकॉज देखो उन्होंने भले रिज़ल्ट कैसा भी आया, लेकिन पापा ने साफ साफ देखा था कि मैं ऑफकोर्स दिन भर रात भर बहुत मेहनत किया, पढ़ता था यार सच्ची में 10th के लिए। तो इसी वजह से एज एन 10th का गिफ्ट मुझे पापा ने ये चेयर गिफ्ट किया। मुझे देख सकते हो कितना सुंदर सा ये चेयर है यार, बहुत कम्फर्ट लगता है। अब बिल्कुल भी बैक में पेन नहीं होता, बिकॉज ज़्यादा देर तक बैठे बैठे ऐसे दिक्कत हो जाती थी। और ये देखो रिलैक्स भी ऐसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है, बहुत मस्त चेयर है। तो ये मेरा स्टडी चेयर भी यहाँ पे आ चुका है मेरे पढ़ाई में। तो बस यही था। तो आज आपसे मैंने बहुत सारी बातें की, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कितने लंबे टाइम के बाद मैंने ब्लॉगिंग करके आपको जो चीज़ें नहीं दिखाई थी वो दिखा दी। और बस यही सारी चीज़ें आपसे बोलनी थी। और अब मिलते हैं कुछ देर बाद, कुछ इंटरेस्टिंग होता है तब, ठीक है ना। बस हम धनुजवन कृषाणुं ज्ञानिनामय और ये देखो दीदी का बर्थडे और रामनवमी कितने अच्छे से दोनों ही चीज़ें सेलिब्रेट हुई थी, जो कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा दिखा देते हैं वीडियो में। Happy birthday dear भाभी, happy birthday to you, God bless you। तो गाइज ये देखो दादी आई हैं, देखो दादी आई हैं दीदी से मिलने के लिए, और यहाँ बाबू भी है। हाय कर दो। ये देखो गाइज अब यहाँ पे चाची भी आ चुकी हैं दीदी से मिलने के लिए। चाची हाय करो। हाय। काम कर रही हो? नहीं, काम नहीं करना। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, ऐसे दूध पर रख रही हूँ। अच्छा चलो, देख के दीदी को कैसा लगा इतने टाइम बाद साड़ी में, वो भी बहुत अच्छा है। चल ठीक है तब। तो ये देखो गाइज यहाँ पे मौसी जी भी आ चुकी हैं। मौसी जी कैसी हैं? हाय करिए। और यहाँ पे छोटी मम्मी भी हैं। हाय करो छोटी मम्मी।
गाइस ये देखो अभी ये लोग बांट रहे हैं बायन। बायन मतलब कि अगर आपको मीनिंग बताएं तो यहाँ पे दीदी कल जब आई थी तो दीदी के यहाँ से ढेर सारा फ्रूट्स, मिठाई और अलग अलग तरीके की चीज़ें देख सकते हो आया था। तो वही सारी चीज़ों को यहाँ पे गांव के और सिटी के लोगों में ये लोग मिल के बाँट रहे हैं। तो देख सकते हो, तीनों लोग इधर देख लो एक बार, तुम दोनों भी। हाँ चल बस गाइस देख लो, यहीं पे है दीदी जिसके बारे में आज मैंने दिन भर बात किया और जिससे अलग अलग लोग मिलने आए, और यही है दीदी आ चुकी है। कैसा लग रहा है घर आके बहुत अच्छा, मम्मी से मिलके? बहुत अच्छा। और मम्मी तो देख के पहली बार कल रोने लगी थी, और दोनों का मिलन हो चुका है और दोनों दिन भर बहुत बातें कर रहे हैं। तो मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है अब मुझे भूल गई ना, तर कहें बोलो। चलो तो अब मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं ब्लॉग्स या शॉर्ट्स अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि मैं बस कुछ दिन बाद ही शूट करने वाला हूँ, और वो बहुत धमाकेदार सा फंक्शन होने वाला है, यानी कि हमारी छोटी सी बाबू का मुंडन 26 अप्रैल को। तो आप लोग वेट करना, उसके बहुत सारे पार्ट आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो बस बाय।